नमस्कार साथियों, मेरा नाम बिहार। तो आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश होम्योपैथी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 16015 ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर रहेगा। और इससे पिछले के अगर आपको टेस्ट चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए, वीडियो क्लासेस चाहिए, जो भी यूपी ट्रिपल एस सी ने अपना ऑफिशियल सिलेबस जारी किया है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको सारी की सारी क्लासेस चाहिए, ठीक है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस यहाँ पर क्या बात हो रही है, एग्जामिनर क्या क्वेश्चंस की बात कर रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस है, दर्द के रिसेप्टर्स हैं। अब आपने बताना है द रिसेप्टर्स ऑफ पेन आर, क्या ये रफीनी यंग है, मैकल बॉडीज है, गोल्जी बॉडीज है, या फिर फ्री नर्व एंडिंग्स है। टॉपिक नेम है फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। ठीक है, जल्दी से बताना है सभी ने अपना आंसर। ठीक है, जल्दी से बताइए, जल्दी से, बिल्कुल क्विक फास्ट, जल्दी से अपना आंसर सोचना है। देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्री नर्व एंडिंग्स। ठीक है, अब आपके सामने ये जो इमेज है, ठीक है, इसे बड़े ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ। ठीक है, ये है आपका फ्री नर्व एंडिंग्स। ठीक है, जिसमें हम हीट के ऊपर भी बात करेंगे, लाइट टच के ऊपर बात करेंगे, पेन के ऊपर बात करेंगे, कोल्ड के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया, ठीक है, तो फिर यहाँ से जैसा मर्जी क्वेश्चन हो, आपके पास आंसर होगा ही होगा। ठीक है, देखिए सही उत्तर है फ्री नर्व एंडिंग्स। ठीक है, अब देखिए ये होता क्या है, ये एग्जामिनर क्या बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, देखिए फ्री नर्व एंडिंग्स तंत्रिका यानी कि नर्व के छोटे छोटे सिरों को कहते हैं, जो शरीर में अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं। ठीक है, क्या बात हो रही है यहाँ पर फ्री एंडिंग्स की। फ्री एंडिंग्स की सिंपल सी चीज, एग्जामिनर यही बात कर रहा है कि फ्री नर्व एंडिंग्स तंत्रिका नर्व के छोटे छोटे सिरों को कहते हैं, जो शरीर में अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। ये हमें दर्द, गर्मी, ठंडक और हल्का दबाव महसूस करने में मदद करते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि इमेज को बड़े ध्यान से देखिए और इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसकी मुख्य बातें क्या क्या हैं। ये तंत्रिका नर्व के बिना किसी आवरण यानी कि कवरिंग के सिरों की तरह होती है। ये दर्द और तापमान यानी कि गर्मी और ठंड महसूस करने के लिए काम करती है। ये त्वचा, मांसपेशियों और जोड़ों में पाई जाती है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, त्वचा, मांसपेशियों और जोड़ों में ये पाई जाती है। ठीक है, सारांश इसका क्या है, फ्री नर्व एंडिंग्स शरीर के हिस्सों में स्थित होती है, जो हमें बाहरी चीजों को महसूस करने में मदद करती है, जैसे आपका दर्द और तापमान हो गया। ठीक है, अब सिंपल सी चीज यहाँ पर एग्जामिनर ने यही पूछी थी कि भाई हमें सिंपल सी चीज हम आपसे पूछ रहे हैं कि हमें ये बता दो कि दर्द के रिसेप्टर्स है, द रिसेप्टर्स ऑफ पेन आर। तो हमने एकदम से याद कर लिए कि हमने कुछ फ्री नर्व एंडिंग्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमारे दिमाग में एक इमेज थी जहाँ पे हमने हीट, लाइट टच और पेन के बारे में, कोल्ड के बारे में पढ़ा। ठीक है, फ्री नर्व एंडिंग्स तंत्रिका यानी कि नर्व के छोटे छोटे सिरों को कहते हैं, जो शरीर में अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं, जिसमें हमें दर्द, गर्मी, ठंडक और हल्का दबाव महसूस करने में मदद होती है। ठीक है, और ये त्वचा, मांसपेशी और जोड़ों में पाई जाती है, और ये दर्द और तापमान महसूस करने के लिए काम करती है। ठीक है, तो अगर इसका कंक्लूजन देखें, सारांश देखें, तो फ्री नर्व एंडिंग्स शरीर के हिस्सों में स्थित होती है, जो हमें बाहरी चीजों को महसूस करने में मदद करती है, जैसे आपके दर्द और तापमान हो गया। ठीक है, तो सिंपल सी चीज यहाँ पर यही पूछी गई थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे बात हो रही है कि भाई हमें ये बताइए कि आंख में कौन सा संरचना दर्द संवेदनशील है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए, जल्दी से बताइए। क्या ये आइरिस है, फ्लोराइड है, सिलरी बॉडी है, या फिर कॉर्निया है। आंख में कौन सा संरचना दर्द संवेदनशील है, विच स्ट्रक्चर इन द आई इज पेन सेंसिटिव। बताना है, जल्दी से बताना है, सभी ने बताना है। ठीक है, जल्दी से बताइए। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, थोड़ा सा अभी आपको बता देते हैं। ठीक है, लेकिन साथ साथ में जरूर सोचा करें। ठीक है, देखिए इसका सही उत्तर है कॉर्निया, यानी कि ये है क्या। देखिए ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो इमेज आप देख रही हैं, ठीक है, ये जो आइस का
बाहर वाला हिस्सा है, ठीक है, ठीक है, ये जो परत रहती है, ठीक है, इसको हम कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिफाइन कर देते हैं कि ये चीजें क्या हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कॉर्निया आंख का वह पारदर्शी हिस्सा होता है जो आंख के सामने के भाग को ढकता है, जैसे कि आप इमेजेस में देख रहे हैं, ठीक है। और ये आंख की सबसे बाहरी परत है, ठीक है, और देखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था कि विच स्ट्रक्चर इन द आईज पेन सेंसिटिव, ठीक है, पेन सेंसिटिव की यहाँ पे बात हो रही है, तो कॉर्निया बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि कॉर्निया आंख का वो पारदर्शी हिस्सा होता है जो आंख के सामने के भाग को ढकता है, और ये आंख की सबसे बाहरी परत होती है और देखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है। अब थोड़ा सा और इसकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनर बहुत क्लेवर होता है, ठीक है, वो आपसे जरूर घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछता है। देखिए कॉर्निया पारदर्शी, घना और उभरा हुआ होता है। ये आंख के आकार को बनाए रखने में मदद करता है। इसके कार्य की बात करते हैं हम। कॉर्निया प्रकाश को आंख के अंदर की ओर प्रवेश करने में मदद करता है। ये रोशनी को मोड़ने यानी कि रिफ्रैक्शन का काम करता है, ताकि ये सही तरीके से रेटिना पर पहुंचे और स्पष्ट दृष्टि प्रदान हो सके। संवेदनशीलता की बात करते हैं, ठीक है, काफी सेंसिटिव होती है। देखिए कॉर्निया अत्यधिक संवेदनशील होता है, सेंसिटिव होता है, और इसमें दर्द और तापमान का को महसूस करने वाली तंत्रिकाएं होती हैं। थोड़ी देर के लिए अगर आप अपनी आईज बिल्कुल ओपन करके रखते हैं, झपकते नहीं है, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, आपको टेम्परेचर भी फील लग पड़ेगा होने और आपको पेन भी फील लग पड़ेगी होने आईज में, ठीक है। तो इतना ये सेंसिटिव रहता है। देखिए इसके लोकेशन की बात करें, ये आंख के सामने स्थित होता है, ठीक है, पुतली जिसको कहते हैं प्यूपिल, ठीक है, के चारों ओर स्क्लेरा यानी कि आंख का सफेद हिस्से से ये जुड़ा होता है, ठीक है। इतना तो आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। देखिए इसके मुख्य कार्य, प्रकाश का मोड़ना यानी कि रिफ्रैक्शन, कॉर्निया प्रकाश को मोड़ने का काम करता है ताकि रेटिना पर सही चित्र बने। दृष्टि में सुधार, ये स्पष्ट दृष्टि प्राप्त करने में मदद करता है क्योंकि ये आंख की सबसे बाहरी लेंस होती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आपने अभी तक भी क्रैश कोर्सेज यूपी ट्रिपल एस सी होम्योपैथी के ज्वाइन नहीं किए हैं एक्सपर्ट्स के अंडर, तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारी ही थ्योरी क्लासेस मिल जाएंगी और मॉक टेस्ट भी हमारे शुरू हो चुके हैं। 5000 एमसीक्यू सीरीज भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। व्हाट्सएप जल्दी से जल्दी कर लेना। निम्नलिखित में से एक हाइपोथैलेमस का कार्य है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस। बताना है क्या ये स्वेलिंग है, वॉमिटिंग है, रेस्पिरेशन है, या फिर होम्योस्टेसिस ऑफ टेम्परेचर है, यानी कि तापमान का होम्योस्टेसिस है। बताना है हाइपोथैलेमस का कार्य है, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि होम्योस्टेसिस ऑफ टेम्परेचर, तापमान का होम्योस्टेसिस। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप सभी को वैसे तो पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर ये चीजें, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा रेड कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल प्रॉपर तरीके से हो सके, ठीक है। देखिए तापमान का होम्योस्टेसिस, तापमान का होम्योस्टेसिस शरीर के तापमान को स्थिर और संतुलित रखने की प्रक्रिया है, ताकि शरीर में सभी जैविक क्रियाएं सही ढंग से काम कर सके, ठीक है। शरीर का सामान्य तापमान आपको पता है 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम इसको फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 फ़ारेनहाइट के आसपास रहता है, ठीक है। सेल्सियस में भी पता होना चाहिए और फ़ारेनहाइट में भी आपको पता होना चाहिए, और इसे बनाए रखना शरीर की सही कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक है। अब देखिए क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा लग रहा है, ठीक है, कि हम तो इसका आंसर दे देंगे, ठीक है। लेकिन मैं जैसे कि आपको कह रहा हूँ कि एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, ठीक है। इसकी कुछ मुख्य बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। देखिए हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का मुख्य केंद्र मस्तिष्क के अंदर स्थित हाइपोथैलेमस है। ये तापमान में बदलावों का पता लगाता है और शरीर को सही तापमान बनाए रखने के लिए प्रतिक्रिया देता है। नंबर टू, तापमान बढ़ने पर प्रतिक्रिया। आपको पता है कि जब शरीर में गर्मी बढ़ने पर पसीना आता है, ठीक है, जिससे शरीर से गर्मी बाहर निकलती है और रक्त वाहिकाएं फैल जाती हैं, जिससे अधिक रक्त त्वचा तक पहुंचता है और गर्मी जो वो बाहर निकलती है। क्लियर। तापमान कम होने पर प्रक्रिया। देखिए
जब शरीर का तापमान गिरता है तो शारीरिक क्रियाएं धीमी पड़ने लगती हैं और शरीर ठंड से बचने के लिए शीतलन को रोकता है। इस दौरान शरीर कंपकपी करता है और रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं ताकि गर्मी शरीर में बनी रहे। ठीक है, देखिए तापमान होमियोस्टेसिस के कुछ उदाहरण है। एग्जामिनर पूछता है गर्मी और ठंड, ये बस यहाँ से इतना सा रिलेट कर लेना आप। ठीक है, देखिए जब बाहर का तापमान बढ़ता है तो शरीर पसीना उत्पन्न करता है जिससे शरीर का तापमान नियंत्रण में रहता है। ठंड की बात करते हैं, जब बाहर का तापमान कम होता है तो शरीर ऊष्मा बनाए रखने के लिए ठंडक से बचने की कोशिश करता है, जैसे कंपकपी या रक्त वाहिकाओं का सिकुड़ना। ठीक है, तो सिंपल सी चीज यहाँ पर पूछ रहा था एग्जामिनर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चौथा हृदय ध्वनि किसके कारण होती है? ठीक है, द फोर्थ अर्थ साउंड इज काउज्ड बाय। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके ऑप्शंस हैं एरोटिक और पल्मोनरी क्लोजर यानी कि उनका बंद होना। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल के दौरान वेंट्रिकुलर वाल्व की कंपन। ठीक है, वाइब्रेशंस ऑफ वेंट्रिकुलर वाल्व ड्यूरिंग आर्टियल सिस्टोल, या फिर वाई वेंट्रिकल फिलिंग। ठीक है, वाई वेंट्रिकल का भराव। ठीक है, हिंदी में थोड़े से टफ वर्ड रहते हैं। ठीक है, इसलिए इंग्लिश में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लोजर ऑफ मिट्रल एंड ट्राइस्पिड ऑरिफिसेस यानी कि माइट्रल और ट्राइस्पिड छिद्रों का बंद होना। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है चौथा हृदय ध्वनि किसके कारण होती है? अब बताइए जल्दी से, ऑप्शन सभी के सामने है। ठीक है, जल्दी से बताना है। जल्दी से देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एट्रियल सिस्टोल के दौरान वेंट्रिकुलर वाल्व की कंपन। ठीक है, तो चौथा हृदय ध्वनि किसके कारण होती है? चौथा हृदय ध्वनि आपकी होती है एट्रियल सिस्टोल के दौरान वेंट्रिकुलर वाल्व की कंपन। ठीक है, देखिए होता क्या है ये। एट्रियल सिस्टोल दिल के ऊपर के दोनों कक्षों यानी कि दाहिने और बाएं एट्रिया के सिकुड़ने की प्रक्रिया है। इस दौरान रक्त को वेंट्रिकुलर में भेजा जाता है। जब एट्रिया सिकुड़ते हैं और रक्त वेंट्रिकुलर में प्रवेश करता है तो वेंट्रिकुलर वॉल्व, वेंट्रिकुलर फ्लेक्स हल्का सा कंपन कर सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ मुख्य बातें हैं। एट्रियल सिस्टोल, देखिए एट्रियल सिस्टोल क्या है? ये वह चरण होता है जब दोनों एट्रिया अपने अपने वेंट्रिकुलर में रक्त को धकेलते हैं। इस समय वेंट्रिकुलर वॉल्व जैसे माइट्रल वॉल्व और ट्राइस्पिड वॉल्व खुलते हैं ताकि रक्त वेंट्रिकुलर में जा सके। देखिए वेंट्रिकुलर वॉल्व की कंपन की बात हो रही है। जब एट्रिया में जब एट्रिया से रक्त वेंट्रिकुलर में आता है तो वेंट्रिकुलर वाल्व थोड़ी देर के लिए हल्के से कंपन कर सकते हैं। ये कंपन सामान्य रूप से उस समय होता है जब रक्त अत्यधिक दबाव से वाल्व के माध्यम से गुजरता है। ठीक है, देखिए तंत्रिका प्रणाली का प्रभाव। इस प्रक्रिया के दौरान वाल्व की कंपन की तीव्रता जो है वो वेंट्रिकुलर में रक्त के प्रवाह की गति और वाल्व की स्थिति पर निर्भर करती है। ये कंपन वाल्व की संरचना और उसके संकुचन की ताकत पर भी निर्भर करता है। अब एक क्विक रिवीजन में मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। ठीक है, इतना अगर आपको याद नहीं रहता है, सिंपल सी चीज़ है, आपको याद रखना है। जब एट्रिया यानी कि दिल के ऊपर के भाग सिकुड़ते हैं और रक्त वेंट्रिकुलरों यानी कि दिल के नीचे के भाग में भेजते हैं तो वेंट्रिकुलर वाल्व थोड़ा सा हिल सकते हैं। ये हिलना सामान्य होता है और इसे किसी समस्या का संकेत नहीं माना जाता है जब तक वाल्व और रक्त का प्रवाह सही हो। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ यहाँ पर एग्जामिनर ने यही पूछी थी कि भाई हमें ये बता दो कि चौथा हृदय ध्वनि किसके कारण होती है। तो हमने एकदम से बता दिया कि भाई देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एट्रियल सिस्टोल के दौरान वेंट्रिकुलर वाल्व की कंपन। ठीक है, और कंपन के बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ लिया। यहाँ पर एट्रियल सिस्टोल के बारे में पढ़ा, वेंट्रिकुलर वाल्व की कंपन के बारे में पढ़ा। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पर हमने इसका कंक्लूजन देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर बात हो रही है प्रत्येक किडनी में लगभग कितने नेफ्रॉन होते हैं? ईच किडनी कंटेन्स अबाउट डैश नेफ्रॉन्स। कितने होते हैं? क्या ये 1 मिलियन होते हैं, 2 मिलियन होते हैं, 4 मिलियन या फिर हाफ मिलियन होते हैं? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि नेफ्रॉन की परिभाषा क्या है। देखिए नेफ्रॉन किडनी की कार्यात्मक इकाई होती है जो रक्त को फिल्टर करने और शरीर में पानी, लवण यानी कि सॉल्ट और अन्य पदार्थों के
संतुलन को बनाए रखने का कार्य करती है। नेफ्रॉन क्लियर हो गया। प्रत्येक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। देखिए नेफ्रॉन के प्रमुख हिस्से क्या है? कार्पस्कुल, रेनाल, ठीक है। देखिए इसमें ग्लोमेरुलस गोलाकार रक्त वाहिकाओं का समूह और वोमेन कैप्सूल जहां रक्त फिल्टर होता है उसमें ये शामिल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर रेनाल ट्यूबल्स, देखिए ये संरचना रक्त से फिल्टर किए गए पदार्थों को पुनः अवशोषित करने और अवांछित पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकालने का ये कार्य करती है, ठीक है। अब इसके थोड़ा सा कार्य मैं आपको बता देता हूँ एक शॉर्ट वे में, ठीक है। नेफ्रॉन रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को फिल्टर करता है, शरीर के लिए आवश्यक तत्वों को पुनः अवशोषित करता है और मूत्र के रूप से अवशिष्टों को यानी कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं, ठीक है, उनको बाहर निकालता है। ये किडनी का एक मुख्य कार्य रहता है, ठीक है। तो सिंपल सा था, यहाँ पर यही पूछ रहा था एग्जामिनर कि भाई प्रत्येक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। तो 1 मिलियन होते हैं। नेफ्रॉन की परिभाषा हमने आपको बता दी, ठीक है। इसके कुछ प्रमुख हिस्से आपको बताए, ठीक है। कार्य इसकी हमने पढ़ लिए, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे तो आपको पता होगा फिर। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर शरीर में विटामिन सी की सबसे अधिक सांद्रता कहाँ पाई जाती है, बताना है। क्या ये लीवर में पाई जाती है, किडनी में पाई जाती है, या फिर एडर्नल कॉर्टेक्स में पाई जाती है, या फिर स्प्लीन यानी कि प्लीहा में पाई जाती है? जल्दी से बताइए, जल्दी से जल्दी से, क्विक फास्ट। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एडर्नल कॉर्टेक्स में, ठीक है। अब देखिए आपका ये राइट एडर्नल ग्लैंड है, ठीक है। लेफ्ट एडर्नल ग्लैंड, ठीक है, ये आपकी किडनीज रहती हैं, ठीक है। और इसी के बीच में ये जो आप देख रहे हैं ऊपर वाले हिस्से, ये होते हैं आपके, ठीक है। इसमें आपके एडर्नल कॉर्टेक्स और एडर्नल मेडुला, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए एडर्नल कॉर्टेक्स, एडर्नल ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथि शरीर के ऊपर स्थित दो अंग होते हैं जो गुर्दे यानी कि किडनी के ऊपर स्थित होते हैं। इन ग्रंथियों के दो मुख्य हिस्से होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हिस्से होते हैं मैंने आपको ऊपर बताया अभी, एडर्नल मेडुला और एडर्नल कॉर्टेक्स, ठीक है। देखिए एडर्नल कॉर्टेक्स क्या होता है? जो कि अधिवृक्क ग्रंथि का बाहरी हिस्सा है, हार्मोन का उत्पादन करता है जो शरीर के विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर BUN का सामान्य मान है, ठीक है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ BUN, ठीक है। जल्दी से बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 10 to 20 mgdl, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है कि ये होता क्या है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ठीक है, का सामान्य मान आमतौर पर 7 से 20 mgdl यानी कि मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है, जो वयस्कों में सामान्य माना जाता है। BUN एक परीक्षण है जो खून में यूरिया, ठीक है, मतलब जो शरीर में प्रोटीन को तोड़ने से उत्पन्न एक अपशिष्ट उत्पाद है, ठीक है। यूरिया की मात्रा को मापता है। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है और फिर यह रक्त से गुजर कर किडनी से ये बाहर निकलता है, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज के स्तर निम्नलिखित में से सभी में वृद्धि होती है सिवाय, ठीक है, सभी में वृद्धि होती है सिवाय ब्रेन ट्यूमर्स के, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के, बॉन ट्यूमर्स के, प्लेसेंटल ट्यूमर्स के। बताइए जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बॉन ट्यूमर्स। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि एल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या होता है, ठीक है। एक एंजाइम है जो शरीर में विभिन्न अंगों जैसे यकृत, ठीक है, यानी कि लीवर, हड्डियां, गुर्दे, ठीक है, यानी कि किडनी और आंतों में ये पाया जाता है। ये एंजाइम मुख्य रूप से उन कोशिकाओं में पाया जाता है जो हड्डी, यकृत और आंतों के ऊतकों से संबंधित होती है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर रिकेटस किसके कारण होता है, किसके कारण होता है भाई, जल्दी से बताइए। क्या ये मूत्र में कैल्शियम का ह्रास, ठीक है, लॉस ऑफ कैल्शियम यूरिन, हड्डी से कैल्शियम का अधिक मूवमेंट तब होगा, कैल्शियम का अवशोषण कम होगा, कम होना तब होगा रिकेटिस, ठीक है, या फिर मूत्र में फॉस्फेट का ह्रास, ठीक है। जल्दी से बताइए रिकेटिस किसके कारण होता है, जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कैल्शियम का अवशोषण कम होना, ठीक है। देखिए रिकेटस एक बीमारी है जो विटामिन डी यानी कि कैल्शियम या फास्फोरस की कमी के कारण होती है। ये मुख्य रूप से बच्चों में होती है, खासकर
तब जब उनके शरीर में इन महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की कमी होती है, जो हड्डियों के सही विकास के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। बाकी तो आपने ये सारी चीजें पढ़ी ही हैं, ठीक है। अब देखिए आपने करना क्या है, अब आपने करना है व्हाट्सएप, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर क्या रहता है, 8278723715 पर, ठीक है। 8278723715 पर व्हाट्सएप करना है। और होम्योपैथी के लिए कंप्लीट कोर्स आज ही ज्वाइन करना है, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए आपकी 5000 एमसीक्यू सीरीज भी हमारी मॉक टेस्ट के माध्यम से शुरू हो चुकी है, ठीक है। 86 क्लासेस आपको मिल जाएंगी होम्योपैथी की, टॉपिक पॉइंट वाइज जो भी यूपी ट्रिपल ने अपना ऑफिशियल सिलेबस जारी किया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एक्सपर्ट्स के अंडर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, बाइलिंगुअल मिलेंगी, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहती हैं, ठीक है। कंप्यूटर के 2500 क्वेश्चन मिल जाएगा सोल्यूशंस के साथ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट रहेगा। सोल्यूशंस के साथ डिस्क्रिप्टिव भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं सिर्फ 999 में, ठीक है। होम्योपैथी का ये स्पेशल कोर्सेज है, ठीक है। 86 क्लासेस हैं, 5000 एमसीक्यू सीरीज है, और टेस्ट भी आपको इसमें मिल रहे हैं, मॉक टेस्ट इसमें आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो हर एक चीज़ आपको मिल रही है, और टेस्ट भी आपको उन अभ्यर्थियों के साथ लगाने का मौका मिल रहा है जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आप अपना रैंक वगैरह पता कर सकते हैं एग्जाम से पहले कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आपका ग्राफ क्या चल रहा है, आपका स्कोर क्या रहा है, ठीक है। और हमारे काफ़ी बैचेस चल रहे हैं, ठीक है। इसलिए होम्योपैथी में कम से कम अभी 130 प्लस तो एनरोलमेंट हो चुकी हैं हमारे थर्ड बैच में भी, ठीक है। तो आप खुद सोचिए कितना अच्छा रिस्पॉन्स है बच्चों का, ठीक है, होम्योपैथी का। तो देखिए अगर आपने अभी तक भी तैयारी करना शुरू नहीं की है, तो कहीं ऐसा ना हो कि जितने बच्चे हैं ये अपनी सीट जो है गवर्नमेंट फिक्स कर लें, ठीक है, और आप रह जाएं, ठीक है। क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं लगाओगे, एमसीक्यूज नहीं लगाओगे, ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस नहीं देखोगे, ठीक है, क्वेश्चंस नहीं पढ़ोगे, तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। और ये फीस जो 999 फीस है, ये मैं आपको कह सकता हूँ कि ये आपकी लाइफ चेंजिंग फीस होने वाली है, ठीक है। और यहीं से आपको सरकारी नौकरी, सरकारी सैलरी भी मिलेगी। कई ऐसे 999 फिर आप अपनी लाइफ में हर महीने लेंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए व्हाट्सएप करो, कोर्स ज्वाइन करो, और आज ही पढ़ना शुरू करो, क्योंकि समय बहुत कम है। धन्यवाद।